सानी को जब से फ़ोन पर अपने पिता मनोहर लाल से पता चला कि इस रविवार को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, उसकी अजीब मनोदशा हो रही थी। घबराहट हो रही थी, कैसे सामना करेगी उन लोगों का जिन्हें वह जानती तक नहीं थी। उत्साहित थी विवाह को लेकर, तो लज्जा भी महसूस हो रही थी। दिल्ली से पानीपत का रास्ता भी इसी असमंजस की स्थिति में बीता कि कैसे होगा सब कुछ। ईशानी की बुआ लाई थी आभरण का रिश्ता। 7-8 लोग आए थे, नाश्ता किया, इधर उधर की बातें की और अगले दिन जवाब देंगे कहकर चले गए। ईशानी को थोड़ा विस्मय हुआ कि आभरण ने कोई बात ही नहीं की, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने की कोशिश ही नहीं की। घर में सबको यकीन हो गया था कि या तो लड़की पसंद नहीं आई या लेन देन कम लग रहा होगा, इसलिए फटाफट निकल लिए। लड़का ईशानी से हर लिहाज से 21 था। एमटेक करके किसी बड़ी विदेशी कंपनी में अच्छा वेतन पाता था। दिल्ली में 3 मंजिला इमारत थी जिसमें आभरण और उसके 2 बड़े भाई एक मंजिल पर रहते थे। दोनों भाई शादीशुदा थे। माँ बाप आभरण के साथ रहते थे। देखने में भी आभरण किसी हीरो से कम नहीं था। इसलिए जब अगले दिन बुआ ने संदेश दिया कि लड़के वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। निश्चित हुआ कि अगले रविवार को दिल्ली में किसी रेस्टोरेंट में छोटी सी रोका की रस्म रखी जाएगी। मनोहर लाल सीधा साधा धार्मिक किस्म का इंसान था। पानीपत में पिताजी से विरासत में मिली दुकान चलाता था और उसके बेटे ने भी 12वीं उत्तीर्ण करके वहीं बैठना शुरू कर दिया था। मनोहर लाल महत्वाकांक्षी नहीं था। दुकान से उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। फालतू और दिखावे में खर्च करने की उसकी आदत नहीं थी। वैसे ही उसके दोनों बच्चे सादगी से जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे। अपनी हैसियत के अनुसार उसने पुत्री के विवाह के लिए आवश्यकता अनुसार जोड़ रखा था। ईशानी के पड़ोस में एक मुँह बधिर बच्चा रहता था, जिसकी तरफ घर वालों का रवैया लापरवाही वाला था। वो बच्चा बहुत दुखी रहता था। कोई उसकी बात या ज़रूरतों को समझने की कोशिश नहीं करता था। ईशानी उसका बहुत ध्यान रखती थी। उसके साथ समय बिताना उसको अच्छा लगता था, लेकिन मन में ये विचार रहता कि अगर वह उसके मन की बात समझ पाती तो कितना अच्छा होता। उसने स्नातक करके विशेष प्रशिक्षण लिया और दिल्ली में किसी एनजीओ में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने का काम करने लगी। वेतन तो बहुत कम मिलता था, लेकिन संतुष्टि इतनी मिलती थी कि कोई शिकायत नहीं थी। ईशानी के मन में बहुत उमंग थी। रविवार तक का समय काटना मुश्किल हो रहा था। बस यही सोचती रही, आभरण को क्या क्या बताना है और क्या पूछना है। निर्धारित दिन दोनों पक्षों के निकट संबंधी इकट्ठे हुए और हंसी मजाक का दौर चलता रहा। आभरण ने ईशानी को देखते ही हेलो कहा और खाने पीने की व्यवस्था देखने में व्यस्त हो गया। ईशानी उसे दूर से देखकर लजाती रही, लेकिन वह उसके पास नहीं आया। जब सब खाना खाने बैठे तो आभरण उसके समीप ही बैठा था और 1-2 बार जब उसका हाथ आभरण से टकराया तो लगा उसके जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई। लेकिन आभरण बिना विचलित हुए अपने फ़ोन पर लगा रहा। सब बहुत प्रसन्न थे। कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो गया था। मनोहर ने सब मेहमानों को लिफाफे देने में कोई कंजूसी नहीं की थी। ईशानी का मन बैठा जा रहा था। ऐसी कोई बात या घटना नहीं थी जिस पर वह उंगली रखकर कह दे कि ये गलत हुआ है, लेकिन उसका उत्साह ठंडा हो गया था। 2 दिन बाद आभरण का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ सुनकर ईशानी की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फ़ोन उठाते ही आभरण अधिकार से बोला, कैसी हो तुम? उस दिन सब ठीक रहा ना? कुछ कमी तो नहीं लगी? वह सकुचासी सी बोली, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं आभरण? रोका वाले दिन मुझे कोई अच्छा फ़ोटोग्राफ़र नहीं मिला था, तो मैंने अपने दोस्त कबीर को कह दिया था फ़ोटो लेने को। वह शौकिया फ़ोटो खींचता है, लेकिन उत्साह में उसने उस दिन 200-250 फ़ोटो खींच ली। मैं चाहता हूँ तुम कोई 25-30 फ़ोटो सिलेक्ट कर लो जो सबसे अच्छी हों। मेरे पास समय नहीं है ये सब करने का। आगे के लिए मैं किसी प्रोफेशनल की ही मदद लूँगा। मैंने कबीर को कह दिया है, मैं तुम्हें 5 बजे कॉफ़ी हाउस में मिल जाएगा। और कबीर का फ़ोन नंबर देकर आभरण ने फ़ोन काट दिया। ईशानी अपने मन को समझा रही थी, आभरण बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन वह 5 बजे खाली होगी।
यह उसने स्वयं ही निर्धारित कर लिया। ईशानी ठीक समय पर कबीर के सामने बैठी उसके लैपटॉप पर उस दिन की तस्वीरें देख रही थी। वह इस बात से अनजान नहीं थी कि कबीर तीव्र उत्कंठा से उसके चेहरे पर टकटकी लगाए बैठा था, जैसे उसकी समीक्षा पर कबीर का आगे का जीवन टिका हो। कुछ तस्वीरें देख कर ही वह बहुत प्रभावित हो गई थी। उसने कबीर से कहा, बहुत जीवंत फोटो हैं, निसंदेह आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। सुनते ही उसने गहरी सांस ली। लग रहा था सांस रोके बैठा था। ईशानी को हंसी आ रही थी। उसको पता था कि इसमें प्रतिभा है, लेकिन तारीफ सुनने के लिए मरा जा रहा है। खैर, आत्मबल बढ़ाने के लिए आवश्यक है। वह तस्वीरों को देखने में और उन पर टिप्पणी करने में इतनी मशगूल हो गई कि समय का भान ही नहीं रहा। 20-25 तस्वीरें उसने छांट दीं जो आवरण को भेजने के लिए उपयुक्त लगीं। बहुत सारी तस्वीरें उसको इतनी अच्छी लगीं कि उसने कबीर से स्वयं के लिए मांग ली। बहुत देर हो गई थी, इसलिए कबीर ने अपनी बाइक पर उसे घर छोड़ दिया। कबीर सहज सरल इंसान लगा, दिमाग में कोई जल्दीबाजी नहीं। फिर हंसी आ गई ये सोचकर कि उसकी तरह कबीर भी फुर्सतिया होगा। एक दिन होने वाली सासू माँ का फ़ोन आया, तैयार रहना, 12 बजे फला मॉल में मिलना, उसकी पसंद की पोशाकें खरीदनी है। परेशानी तो हुई, लेकिन एनजीओ की संचालिका से विनती करके थोड़ा जल्दी निकलकर मॉल पहुंच गई। सासू माँ, आभरण की दोनों बड़ी भाभियाँ और चाची आई थीं उसे खरीदारी कराने। चारों ने उसे जैसे ही देखा बस अवाक देखती रह गईं। जब उसने मुस्कुराकर नमस्ते की तो चारों झेप कर इधर उधर देखने लगीं। वह समझ गई उसका ड्रेसिंग सेंस उनको रास नहीं आया। वह सूती भारतीय पारंपरिक परिधान अधिक पहनती थी। उस समय उसने लंबी स्कर्ट, कमर तक की कुर्ती और कई रंगों को समेटे दुपट्टा पहन रखा था। कान में लंबे झुमके तथा कढ़ाई वाला झोला। 3-4 घंटों की जद्दोजहद के बाद 5 पोशाकें खरीदी गईं, लेकिन उनमें उसकी पसंद शामिल नहीं थी। चारों अपने आप पोशाक निकलवाती, ईशानी को पहनाकर देखती और निर्णय ले लेती कि उस पर कैसी लग रही थी। उसे अपनी स्थिति दरवाजे पर खड़ी बुत जैसी लगी। शायद उसका पहनावा देखकर वो उसकी राय लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। उन्होंने खरीदी हुई पोशाकों में से 2 उसे पकड़ा दी अपने साथ ले जाने के लिए। वो बोझिल कदमों से उनका बोझ लादे अपने कमरे में पहुंची। ऐसा तो नहीं था पिताजी ने कभी पैसे देने से आनाकानी की हो। वो जब चाहें ऐसी पोशाकें ले सकती थी। बस उसे तड़क भड़क पसंद नहीं थी, सादगी से जीना अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं यह आदर्श सोच थी कि प्रांतीय कारीगरों को प्रोत्साहित और काम देने के उद्देश्य से हाथ की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अगले दिन शाम को कबीर को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो ईशानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह एक कमरा कर पेइंग गेस्ट की तरह रहती थी। कोई रोक टोक नहीं थी किसी के आने जाने की, पर उसे स्वयं को ही असहज लगा। दरवाजे पर उसको संकोच में खड़े देखा तो कबीर झेपता हुआ बोला, मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा फ़ोटो की सीडी आपको पकड़ाता जाऊँ। वह एक तरफ हो गई जिससे कबीर अंदर आ सके, लेकिन उसे लगा कबीर फ़ोटो नेट से भी भेज सकता था। जब वह पलटी तो देखा कबीर उसके कमरे का आंखें फाड़कर अवलोकन कर रहा था। वह जानती थी कबीर उसके कमरे की साज सज्जा देखकर ज़ोर से हंसेगा। ईशानी को जो वस्तु पसंद आ जाती वह खरीद लेती। उसके कमरे में 5 कुशन्स 5 रंगों के और 5 डिजाइन के थे। कोई भी वस्तु आपस में किसी से मेल नहीं खाती थी। रंगों और डिजाइन का इंद्रधनुष था उसका कमरा। कबीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने इतनी विविधता लिए हुए आज तक कोई कमरा नहीं देखा। आपके व्यक्तित्व की तरह आपका हर शौक और अदा अनूठी है। और वह अलग अलग कोणों से कमरे की फ़ोटो खींचने लगा। फ़ोन की घंटी बजने लगी। होने वाली सासू माँ का था। कह रही थीं, परसों हमारे घर पर पूजा है और हवन का आयोजन है। तुम्हारा आना बहुत आवश्यक है। बड़ी मुश्किल से ये दिन निश्चित किया है। उस दिन आवरण के पास थोड़ा समय है, फिर तो वह बहुत व्यस्त हो जाएगा। शादी पर भी बड़ी मुश्किल से 3 दिन की छुट्टियां मिली हैं। ईशानी, लेकिन मम्मी जी, परसों मेरे एनजीओ में बच्चों की
हस्तशिल्प की प्रदर्शनी है। 2 महीनों से सब मेहनत कर रहे हैं उस दिन के लिए। मेरे लिए आना मुश्किल हो जाएगा। सासू माँ, तुम भी बेटा कैसी बात कर रही हो? आभरण का लाखों का पैकेज है, उसकी नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है। वह इस तरह से छुट्टी नहीं ले सकता, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। और हाँ, उस दिन की तरह बंजारों जैसे कपड़े पहनकर मत आ जाना। कुछ ढंग का नहीं तो जो 2 ड्रेस हमने दी थी उनमें से कोई पहन कर आ जाना। फ़ोन कट गया था। उसने देखा सामने उसकी सहेली मृदुला खड़ी थी। ईशानी, तू कब आई मृदुला? जब तू फ़ोन पर बात कर रही थी। और उसने सवालिया नज़रों से कबीर की ओर देखा। ईशानी ने दोनों का परिचय कराया और कबीर विदा लेते हुए बोला, बिना आपकी इजाज़त के मैंने आपके कमरे की फ़ोटो ली हैं, आपको ज़रूर भेजूँगा। मृदुला, क्या हुआ? चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? ईशानी, कुछ नहीं यार, परसों का पंगा पड़ रहा है। आभरण की सुविधा देखकर पूजा रख ली। मेरे पास समय है कि नहीं ये जानने की कोशिश नहीं की। उसको कंपनी में काम करके लाखों मिलते हैं, इसलिए उसकी नौकरी महत्वपूर्ण है। और मेरे काम करने से उन मासूम बच्चों के मुख पर मुस्कुराहट और आंखों में आशा का संचार होता है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मृदुला, उन लोगों की सोच और जीने का तरीका तुझसे भिन्न है। यह मैं रोका के कार्यक्रम में ही समझ गई थी। वो थोड़ा दिखावे में विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है अगर पैसा है तो उसका प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है। ईशानी, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन जो प्रदर्शन नहीं करते उनको कम आंकना तो सही नहीं है। तू अगर 2 दिन का मंसूरी घूमने का कार्यक्रम बनाएगी तो रास्ते भर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए आगे बढ़ेगी। बीच बीच में रुककर फ़ोटो लेगी, भले ही रात तक मंसूरी पहुँचे। लेकिन आभरण अगर कार्यक्रम बनाएगा तो महीनों पहले बेस्ट होटल में बुकिंग कराएगा। दिन के 12 बजे से होटल में रुकने का समय शुरू होता है, तो सारे रास्ते वह टेंशन में बैठा रहेगा कि जल्दी क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। उसे होटल में दिए पैसों की एक एक पाई का लुत्फ़ उठाना है, भले ही रास्ते की खूबसूरती से वह वंचित रह जाए। तानी कुछ सोचते हुए, तू शायद ठीक कह रही है। हम दोनों का माइंडसेट अलग अलग लेवल पर है। मानसिकता एक गति से काम नहीं करती। उसका ध्यान लक्ष्य पर है, वह जल्द से जल्द बहुत कुछ पा लेना चाहता है। मेरा ध्यान रास्ते पर है, अनुभवों को बटोरते हुए, ज़िंदगी को महसूस करते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ। मृदुला, वही तो मैं कह रही हूँ, तू सोच ले। तू उसके साथ एडजस्ट कर सकती हो, उसके साथ तेज चल सकती हो, तो उसके साथ शादी कर। शायद इसे ही कंपेटिबिलिटी कहते हैं, जो आज के समय में प्रेम से अधिक आवश्यक है शादी में। पता चला रोज़ की छोटी छोटी बातों की झिकझिक में जो मधुर भावनाओं ने जन्म लिया वो दम तोड़ दें। मृदुला की बातों ने ईशानी को सोच में डाल दिया था। अगले दिन भी वही बातें दिमाग में चक्कर लगाती रहीं। मन में इच्छा उठ रही थी आभरण फ़ोन करके उसकी मनोस्थिति को समझकर कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। स्वयं उसकी फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई। आभरण ने इतना अपना तो कभी दिखाया ही नहीं था। हाँ, अधिकार अवश्य दिखाता था। रात तक उसके दिमाग में यह बात घर कर गई कि आभरण और उसके परिवार के दिल में उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो तो बस आभरण की पत्नी का पद खाली है, उसे भरने में लगे हैं। अगले दिन प्रदर्शनी थी, जिसके लिए बच्चों और स्टाफ 2 महीने से तैयारी कर रहे थे। ईशानी उनका दिल नहीं दुखा सकती थी। उसने जीवन में बहुत पहले ही निश्चय कर लिया था कि वह इस तरह की संस्था से जुड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में काम करके अपने जीवन को सार्थक बनाएगी। उन भोले भाले बच्चों की मुस्कुराहट में अपना अस्तित्व और भविष्य देखने वाली ईशानी चाहती थी उसका जीवन साथी उसके मकसद को समझे और सहयोग दे। वह समझ गई थी कि आभरण के जीवन में इन भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। वह तैयार होकर अपनी संस्था चली गई। 10 बजे ईशानी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। उसके भविष्य का निर्णय हो गया था। 1 बजे के बाद उसने देखा कबीर अपना कैमरा संभाले चला आ रहा है। उसने आश्चर्य से पूछा, आप यहाँ कैसे? कबीर, उस दिन फ़ोन पर आप इस प्रदर्शनी के बारे में आंटी को बता रही थीं, तो बस इस उत्सव में शामिल होने का लोभ छोड़ नहीं सका।
उत्साह देखते ही बनता था। कबीर भी कभी बच्चों के साथ मिलकर आगंतुकों को सामान दिखा रहा था तो कभी तस्वीरें खींच रहा था। 3 बज गए, काफ़ी सामान बिक गया था। ईशानी को भूख लगने लगी थी तो कबीर का हाथ पकड़कर कैंटीन ले गई। ईशानी, आपको आज की छुट्टी लेनी पड़ी होगी। कबीर, कुछ छुट्टियां बची थीं इसलिए ले ली। जीवन में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब जीवन भर याद रहने वाला सुखद एहसास आपको मिल रहा हो। ईशानी, आप इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफी करते हैं, आपने इसको अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बनाया? कबीर, नौकरी करके कुछ पैसा बचाना चाहता हूँ, उसके बाद अपने सपनों को पंख दूंगा। अगर मैं अकेला होता तो शायद यह काम अभी शुरू कर देता, लेकिन मेरी माताजी की भी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। इस उम्र में उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने देना चाहता हूँ। ईशानी, आप चाहें तो मैं आपके साथ जीवन की राह पर चल सकती हूँ। आपकी जिम्मेदारी और सपने सार्थक करने में आपकी हमसफ़र बन सकती हूँ। कबीर आश्चर्य से उसे देख रहा था, फिर बोला, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है जो मैंने अभी सुना है। मैं आपके व्यक्तित्व और विचारों से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था आपका साथ मुझे मिल सकता है। मन में इच्छा तो जागी थी, इसलिए किसी न किसी बहाने आपसे मिलने चला आता था, लेकिन ऐसा यथार्थ में हो सकता है? अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं था। उसने उसकी दोनों हथेली अपने हाथों में लेकर चूम लिए, फिर एक संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हें इतना प्रेम और मान दूंगा कि तुम्हें ज़िंदगी में कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा।